हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं यानी कि सीडीपी है, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र या इसे साइकोलॉजी कह दीजिएगा। इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस में वो कर रहे हैं, जिसमें से आपका पहला नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा है कि शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। इसमें से एक मापनी बतानी है जिसका न्यूनतम प्रयोग किया जाता है किसमें, एजुकेशन साइकोलॉजी में। तो अगर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामक मापनी। ठीक है, जिसे नॉमिनल स्केल बोल रहे हैं, इसका सबसे कम उपयोग किया जाता है। हालांकि बोर्ड के द्वारा तो आंसर ये माना गया था अनुपातिक मापनी। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा था कि जो आपकी एनसीएफ 2005 है, जिसे बोल रहे हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का जो मुख्य दर्शन कौन सा था, इसमें से बताना है। तो मुख्य दर्शन हो जाएगा बिना बोझ के शिक्षा या बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन हो जाएगा ये वाला। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है, जिसे आरटी एक्ट 2009 बोलते हैं, के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। पहला ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये बात तो सही है। विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान, यानी इसे बोलते हैं एसएमसी, तो ये भी बात सही है। इसके अलावा जो प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करना, ये भी बात सही है। और इसके अलावा अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य होना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें 45 घंटे होते हैं एक सप्ताह के लिए, और उसमें भी आपकी जो टीचर की तैयारी का समय इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जो गलत था। हमें पूछा था सत्य नहीं है, देखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है शिक्षा में जो एक्शन रिसर्च है ना, जिसे क्रियात्मक अनुसंधान बोलते हैं, के विकास में किसने योगदान नहीं दिया है, यानी कौन इससे संबंधित नहीं है आपके क्रियात्मक अनुसंधान से। देखो ये कर्ट है ना, इसे कोर्ट लेवल बोलते हैं, ये भी बात सही है। और जो BR बकिंगम है ये भी संबंधित था। देखो ये दोनों कन्फ्यूजन है, बस लास्ट में अंतर है, एक कॉबी है एक कोरी है। तो जब भी आप पढ़ते होंगे स्टीफन एम कोरी बोलते हैं हम इसे, तो ये भी संबंधित था। जो नहीं था वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ये कोबी नाम का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो आपके क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित था। यानी जब एक्शन रिसर्च के डेवलपमेंट होता है ना, तो उसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना रोल दिया, जैसे कोटलैब ने भी, बकिंगम ने भी, स्टीफन एम कोरी ने तो खुद नहीं दिया था। तो इस प्रकार है, ये तीनों संबंधित हो जाएंगे, सी नंबर संबंधित नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। ये पूछा है किसी भी परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। देखिएगा, अगर देखा जाए तो इसमें केवल एक बाल विकास ऐसा शब्द है जो आपके सीडीपी या नहीं कह सकते मनोविज्ञान से संबंधित है। बाकी ये सभी टर्म है ना साइंस की हैं। तो जब भी ये कह रहा है ना बाल विकास अंदर, जब भी अंदर है और वो भी विशिष्ट और पूर्व व्यवस्थित प्रणाली, तो कहीं ना कहीं ये जैव की बात कर रहा है, यानी जो बायोलॉजिकल चीज़ें होती है हमारे शरीर के अंदर, उनकी बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें तो जो बायोलॉजी होती है ना, जो 11-12 में पढ़ते हैं, जो हम एक आनुवंशिकी पढ़ते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, वो, और जो हमारा वातावरण होता है ना उसका संबंध होता है ना, जो हम उसमें पढ़ते हैं, जो बच्चों के विकास किस प्रकार होता है ना, तो डेवलपमेंट में आती है ये चीज़ें। तो ये मतलब साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे इन्होंने। ठीक है, फिर भी ये आपके हेरिडिटी में ही आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका कह सकते हैं 6 है। इसमें पूछा है कि निम्न मनोवैज्ञानिकों में से बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, वो बताना है। देखो जीन पियाजे ने तो आपका जो बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। ठीक है, समझ रहे होंगे ना, जिसमें 4 स्टेप बताई थी, जो SPCFP यानी सेंसरी प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट फॉर्मल। अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसे ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चे सीखते हैं, उस प्रकार का सिद्धांत था। तो ये संबंधित है, यानी ये बाल विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने। अगर लेव वाइगोस्की की बात करें, हालांकि लेव वाइगोस्की ये कहते हैं कि जो भी हम समाज में सीखते हैं वो SEL के थ्रू ही सीखते हैं, यानी सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, यानी इन्होंने भी विकास का सिद्धांत दिया है। इसके अलावा जो अब्राहम मैस्लो है ना, ये एक आपके मानवतावादी हैं, यानी ह्यूमनिस्टिक मानवतावादी। ठीक है, यानी इन्होंने तो एक नीड हायरार्की थ्योरी दी थी। अगर आपको मालूम है, आपने व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें थी नीड हायरार्की थ्योरी। तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि मनुष्य समाज में रहता है तो उन्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने 5 स्टेप बताए थे P/ के नाम से, तो जिसमें आपने पढ़ी होंगी, जैसे हमें फिजिकली यानी भूख प्यास इस प्रकार की आवश्यकता होती है, फिर हमें सुरक्षा भी चाहिए समाज में, फिर हमें प्यार करने वाला भी चाहिए, फिर हमें सम्मान भी चाहिए समाज में, फिर
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्वयं का यथार्थीकरण, इस प्रकार की 5 स्टेप थी। तो ये आपके बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, ये मानवतावादी हैं। तो ये आपके व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी से संबंधित है। कौन? अब्राहम मैस्लो। एक नाम और आता है कार्ल रॉजर्स, ये भी आपके मानवतावादी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है। देखिएगा, हालांकि पर्टिकुलर 11-12 में हम पढ़ते हैं ना बायोलॉजी, ये उनसे संबंधित है, लेकिन एक चैप्टर लगता है विकास में, हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। इसे आधार बना के ना इन्होंने क्वेश्चन खूब अच्छे खासे पूछ लिए साइंस के। देखो, जैसे जुड़वा बच्चों का अध्ययन, ये आपके कह सकते हैं आनुवंशिकता के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, यानी उनमें बहुत सारी विशेषताएं समान हो सकती हैं। ये कह रहे हैं अभिभावक और बालक का विश्लेषण करना, ये भी आ जाएगा। और जो दत्तक ग्रहण अध्ययन है, यानी कह सकते हैं जो आप एडॉप्शन स्टडी करते हैं, तो वो भी इसी के अंडर में आ जाएगा। लेकिन जो समवयस्क समूह अध्ययन करते हैं ना, यानी जो पीयर ग्रुप स्टडी की बात करते हैं, तो ये आपकी आनुवंशिकी की भूमिका के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि एक ही क्लास में विभिन्न प्रकार के हेरिडिटी वाले बच्चे पढ़ेंगे, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, वो आपकी आनुवंशिकता में नहीं आएगी। और यही पूछा था कि आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है, तो वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, एक व्यक्ति दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखो, ये भी बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है। अभी देखो, व्यक्ति की जो दिखाई देने वाली जो दैहिक होती है ना, जैसे शरीर बाहर से दिखाई देता है, तो उस प्रकार की जो भी मनोवैज्ञानिक विशेषता होती है वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आप परिभाषित करेंगे। तो जब आप मेंटल को पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं, जैसे फिनोटाइप, जीनोटाइप। ठीक है, और ये भी है जो टाइप है, कैरियोटाइप और एक है प्रोटोटाइप। तो हालांकि इनकी तो बात नहीं की जाती, लेकिन जो आपके फिनोटाइप है और जीनोटाइप है, इनकी बात बहुत की जाती है। अगर हम शरीर को बाहरी रूप से देखते हैं ना, तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं फिनोटाइप। ठीक है, और जो हम इंटरनली शरीर के अंदर की बात करते हैं, तो उसके लिए ये शब्द यूज करते हैं जीनोटाइप। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, क्योंकि ये बायोलॉजी की टर्म है। ठीक है, जो आप मेंटल वगैरह पढ़ते हैं ना, उसे हेरिडिटी में ही आता है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हेनरी ए मुरे, यानी जैसे मुर्रे बोलते हैं इसे, तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा जो परीक्षण है वो निर्मित किया गया था। तो इनके थ्रू जो किया गया था ना, वो किया गया था आपका, इसमें कौन सा दे रखा है, टीईटी कहाँ पे, ये रहा सी नंबर ऑप्शन। जैसे बोलते हैं थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसे हिंदी में कहते हैं कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, और शॉर्ट में बोलते हैं इसे टीईटी। ये मॉर्गन एवं मुर्रे ने दिया था। ये मॉर्गन है, ये मुर्रे है। ठीक है, तो ये दिया था 1935 में। इसमें 30 कार्ड हुआ करते थे, एक खाली कार्ड। और प्रयोग के लिए इसमें कितने कार्ड दिया करते थे, 20 कार्ड, जिसमें से 19 कार्ड एक खाली, जो कहानी लिखवाई जाती थी। और ये किसका मापन करता है, ये व्यक्तित्व का मापन करता है। ये भी क्वेश्चन सब पूछे हुए हैं जो मैंने बताए। और जो भी ये है ना, एक ये लिखनी है सूल है व्यक्तित्व आयाम, या इसे 16 पर्सनैलिटी फैक्टर बोलते हैं। तो ये कैटल से संबंधित है। ठीक है, और जो चित्रकुंटा परीक्षण है, ये आपके रोजन विंग से संबंधित है। ठीक है, वाक्य पूर्ति यानी जिसे बोलते हैं सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट है। तो ये भी आपके देखा जाए तो देखो ए सी और डी, ये सभी आपकी ऐसे बोल सकते हैं प्रक्षेपी विधि हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि एक बालक की जो वृद्धि कौन सा कारक है संबंधित नहीं होगा। देखो, पोषण होता है, निद्रा भी होगी, स्वास्थ्य भी होगा, लेकिन जो आपकी डोमिसाइल है ना, जो आप रहते हैं, वो चीज़ नहीं होगी इसमें इंक्लूड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विकास का कौन सा आयाम है जो नॉम चोम्स्की के सिद्धांत को प्रभावित करता है। तो वो तो भाषा ही ज़्यादा बात करते हैं कि बच्चे एलईडी लेकर पैदा हुए हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी भाषा अर्जन यंत्र। ठीक है, तो इस प्रकार की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी बात करें जैसे नैतिक विकास है, ये तो आपके 2 नाम आते हैं, प्याजे और आपके कोलबर्ग, लॉरेंस कोलबर्ग बोलते हैं। ठीक है, और बाकी संज्ञानात्मक विकास है, ये तो फिर जीन प्याजे का ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सामयिक विकास की बात करें, हालांकि इसे संवेगात्मक विकास पूछते तो इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक नाम आते हैं, तो पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नता आधारभूत रूप से फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। ये कह रहा है जो स्वाभाविक, यानी स्वाभाविक का मतलब होता है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस इन टेम्परामेंट,
तो ये स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है, तो ये जन्मजात ही होती हैं और देखा जाए तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। यानी स्वभाव में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है ना, वो आधार रूप से कैसी होती है, तो जन्मजात होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है, तो वो स्किनर हो जाएगा, क्योंकि इसने तो ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी दी थी, जिसे आरएस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो अधिगम से संबंधित है ना कि व्यक्तित्व से। बाकी जो गॉर्डन ऑलपोर्ट है ना, तो ये तो इन्होंने सिलिगुड़ी के सिद्धांत दिए थे, सिलिगुड़ी का सिद्धांत दिया था इन्होंने। बाकी रेमंड कैटल ने भी व्यक्तित्व को बुद्धि में भी और आपके कह सकते हैं बुद्धि में इन्होंने और व्यक्तित्व में एक चीज़ ध्यान रखना, जो ऑलपोर्ट थे ना, इन्हीं के जो 18,000 सिलिगुड़ी थे ना, इन्हें कम करते करते कितने पे ले आए थे, 16 PF दी थी प्रश्नावली। जो हमने एक क्वेश्चन किया था अभी ऊपर कर रहे थे ना, जो था ये वाला, देखो ये वाला था ना, इसमें लिख रखा था 16 व्यक्तित्व आयाम, ये आपके इसी से संबंधित है, किससे, कैटल से। तो ये व्यक्तित्व में ही आते हैं, इन्हें रेमंड भी कैटल बोलते हैं। इन्होंने 16 भी प्रश्नावली दी थी। बाकी सिग्मंड फ्रायड ने तो बहुत सारी व्यक्तित्व के बारे में बात की है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि इसमें स्किनर संबंधित नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मानसिक विबंधित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा। यानी आप ऐसे कह रहे हैं कि जो आपके मेंटल रिटार्डेशन होते हैं, इसकी जगह पे अगर इस शब्द को या तो हथवा बोल लीजिएगा या इसके पर्याय बोल लीजिएगा, कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं हम, तो हम कहेंगे इसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, यानी बौद्धिक अयुक्ता, इसे बोलिएगा। या इसकी जगह पे आप जो आपकी मानसिक या विबंधित बोलिएगा, वो एक ही बात है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। देखो, ये स्थिर होता है, स्थायी होता है, वो अनूठा होता है, लेकिन जो आप जो करें ना नॉर्मल होता है, ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा परीक्षण है जो बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचक परीक्षण है। अवाचक का मतलब नॉन वर्बल है। हालांकि देखा जाए तो इसमें से हो जाएगा आपका जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स या मैट्रिक्स है ना, ये वाला परीक्षण है ना, ये आपका संस्कृति मुक्त है, अवाचक है, यानी नॉन वर्बल है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। इसमें पूछा है कि बहुआयामी बुद्धिमत्ता के गार्डन के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता का सम्मिलित नहीं की गई है। यानी इन्होंने फ्रेम बताए थे, तो वो फ्रेम थे 9, और 9 फ्रेम कौन कौन से थे, इंट्रापर्सनल था, जो आपकी नेचुरलिस्टिक है वो भी था, एक्सीडेंशियल था, यानी ओवरऑल कहें तो अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतिक, अस्तित्ववादी, ये 3 तो ये हो गए। बाकी 6 और बच रहे हैं, लेकिन इन्होंने सामयिक की बात नहीं की है, ठीक है। हमें यही पूछा था कौन सा संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, LML इज बेन, ठीक है। ये 9 है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, जो आई वाली है ना, इसमें 2 हो जाती हैं, तो 8 और 9, इस प्रकार ये 9 प्रकार हो जाते हैं, या 9 आयाम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रचनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित हैं। जब भी आप क्रिएटिविटी की बात करेंगे तो आप डाइवर्जेंट थिंकिंग पे जाएंगे, आप सारी चिंतन पे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि है जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। अगर हम बात करें, इन्हें बोलते हैं CWSN, यानी विशेष आवश्यकता वाले बालक। तो इनसे संबंधित कौन सा इसमें से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, वो बता रहे हैं। देखिएगा, सभी ऑप्शनों को देख लीजिएगा ध्यान से। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, जो भी खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां का विकास करना, ये आपके प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, बाकी और सभी संबंधित हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहते हैं, इसे कहेंगे हम डिसलेक्सिया। पढ़ने से संबंधित डिसेबिलिटी है, वही इससे संबंधित हो जाएगी, डिसलेक्सिया थे। और जो भी अधिगम अक्षमता शब्द है, किसने दिया था, ये नाम आता है सैमुअल क्रिक का, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, न्यूनतम आधारित सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी जो न्यूनतम आधारभूत सुविधा होती है ना, उनसे वंचित बालक होते हैं, उनको निम्न में से किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें बोलते हैं डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। जो भी हमारे जैसे आर्थिक
रहना, खाना पीना, ये चीज़ें मूलभूत चीज़ों से भी वंचित रहते हैं, उन्हें बोलते हैं डिसएडवांटेज चिल्ड्रन या प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण होगा? तो वो कुसमायोजन का रहेगा अग्रेसिव यानी आक्रामकता। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें से बताएं अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा सत्य नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन करता है, ये बात तो सही है। और साथ में कह रहा है ये कि अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होते हैं, ये भी बात सही है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, ये बात सही है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया, ये कहना सही नहीं है, ठीक है। यानी हम ये कहेंगे ये पर्टिकुलर, आप ये करेंगे जन्मजात है, जन्मजात नहीं होगा, ये अर्जित होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है इवान पावलर द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाया जाता है या समझाता है। तो हम ये कहेंगे वो हमेशा ही एसोसिएशन की बात कर रहे हैं यानी साचार की। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। बाकी पुनर्बलन स्किनर का नाम आएगा या फिर हल्का आएगा। अनुकरण की बात करें तो देखो ये स्किनर को ले जाइएगा यहाँ पे। तो बाकी अंतर्दृष्टि, खोलर, कोपा, मैक्स व दीमर हो जाएंगे। साचार यानी आपने देखा होगा पावलर को पढ़ के थ्योरी को, तो उसने क्या किया था, भोजन के साथ घंटी संबंधित कर दी थी, ऊपर घंटी से इलाज करवा दी थी, पहले भोजन से निकल रही थी। तो यही साचार है, एक तरह से संबंध एकदम मतलब बैठा देना किसी के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? तो देखिएगा इसने बोर्ड ने पहले क्या किया था, इसका राइट आंसर माना था कल्पना, ठीक है। फिर क्या किया, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया। हालांकि इसका मैच्योरिटी होगा क्योंकि इसमें बालकों के अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, तो वो मैच्योरिटी हो जाएगी क्योंकि ये एक ऑटोनॉमस प्रोसेस होती है, ठीक है। ये अपने आप होती है विकास, ठीक है। तो इस वजह से तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम में पुरस्कार एवं दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो वही है B.F. स्किनर के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके रीट 2021 में भी पूछा था, ठीक है। और ये आपकी 22 के में भी पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कच्चा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रकार की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे जो आपकी इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट है ना, इससे संबंधित नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षा में अवधारणा मानचित्र किसके द्वारा सुझाव दिया गया था या सुझावित किया गया था? तो जब भी आप कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात करेंगे तो इसमें नाम आएगा जोसेफ टी नोवाक, ठीक है। और ये RPSC फर्स्ट ग्रेड में पूछे हुए क्वेश्चन है ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29 नंबर कि शिक्षण का कौन सा प्रकार है जो शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? अगर इनमें से देखें तो देखिएगा संज्ञानात्मक हो जाएगा, भावात्मक हो जाएगा, मनोगत्यात्मक, लेकिन जो वर्णात्मक है ना, ये वाला नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 इस प्रकार पूछा है कि जो नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को क्या कहते हैं? इसे बोल देंगे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी यानी मस्तिष्क विप्लव युक्ति। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमने इन 30 क्वेश्चनों को करने की कोशिश की है। बाकी किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।